प्रभुवाः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परिस्थितियां आपके सामने चाहे जैसी हूं, आप बस तय कर लीजिए कि आपको डट के खड़े रहना है, पीछे नहीं हटना है। यदि आप इस भाव के साथ लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने ध्येय की तरफ निश्चित रखते हैं, शरीर से और मन से भी, तो यकीन मानिए, जैसे परिस्थितियां समय के साथ साथ एक खट्टे आम को मीठे में बदल देती हैं, परिस्थितियां एक सादे गोदे केले को समय के बाद उसे मीठा कर देती हैं, परिस्थितियां एक बचपन वाले गन्ने के डाढ़ को कुछ दिनों के बाद मीठा कर देती है। ठीक ऐसे ही यदि आप परिस्थिति से हार न मानते हुए आप डट के खड़े रहेंगे, तो परिस्थितियां ऐसे समय बदलाव जरूर लाएगी जहां पर आपको जो समस्या बड़ा लग रहा था वो धीरे धीरे छोटा लगेगा और आप अपने प्रयासों से उसे सफल कर पाएंगे। आप अपने परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में, दुखद स्थिति में, संघर्षों की स्थिति में हार न माने, डट कर उस स्थिति परिस्थिति का सामना करें। मित्रों, आज का टॉपिक है डायबिटीज। और डायबिटीज, मधुमेह, सभी लोग जानते हैं कि ये समस्या अपने आप में बहुत ही इस समय सामान्य है। हर व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित ही रहता है। ऐसे स्थिति में जहां भारत में मधुमेह के रोगी बहुत पाए जाते हैं, उसमें भी डायबिटीज का जो रेशियो है वो गुजरात में और बिहार के गया में इसकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। ये वहीं पर ज्यादा होते हैं जहाँ पैसिव लाइफ होती है और सिलेक्टिव लाइफ स्टाइल ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं कि जहाँ लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, वहां भी इसके होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। सभी को पता है कि डायबिटीज जनरली पैंक्रियाज से रिलेटेड बीमारी है, लेकिन इस बात को भी आप समझ लीजिए और तय कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हम इसके साथ में जीवन को सुखद तरीके से जी सकते हैं। अपने दिमाग में इस बात को तय करें कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। आप जीवन को सुखद तरीके से डायबिटीज के साथ, मधुमेह के साथ भी अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीजें तय करनी है, वो अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे तो डायबिटीज आपको डायबिटीज नहीं लगेगा। आपको एक साथ जीवन चलने वाला एक वेल मेंटेन तरीके से लाइफ स्टाइल जीने के लिए जो प्लान किया जाता है, वैसा आपको एक सिस्टम लगेगा, एक लाइफ स्टाइल लगेगा। उन चीजों के लिए हमें क्या करना है, उससे पहले हम जाने कि डायबिटीज हमें क्यों होता है, कैसे होता है और किन किन लोगों को हो जाता है। सबसे पहले आप समझें कि जीवन में, पूरे सृष्टि में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों में हर व्यक्ति आहार लेता है, खाना खाता है। उसमें मानव की बात करें तो खाना जब व्यक्ति खाता है, मील जब इनटेक करता है, चाहे वो दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी आप खाते हो, तो उसका जो अगला प्रपोर्शन होता है, अगला जो स्टेप होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होना। और उस फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फैट का कन्वर्ट होने की जो दशा है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेन रोल प्ले करता है इंसुलिन। और इंसुलिन निकलने का एक ही साधन है, वो है पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज के सभी जगहों से इंसुलिन नहीं निकलता है, उसका जगह जो लोकेशन है वो है बीटा सेल। बीटा सेल से ही इंसुलिन निकलता है। अब
अधिकतर सभी व्यक्ति के भीतर आपके फैट को, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन की मात्रा, जितनी मात्रा पैंक्रियाज निकालती है वह सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, जब वह थोड़ा थोड़ा निकालती है तब हम उसे टाइप 2 के कैटेगरी में ले लेते हैं। जब वह बिल्कुल बंद कर देती है, नहीं निकालती है, तब हम उसे टाइप 1 कैटेगरी में ले लेते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज के रेशियो में। मैं यहाँ बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें यही समाज में अधिकतर हर जगह फैला हुआ है, इसी का रेशियो समाज में ज्यादा है, जिसमें पैंक्रियाज कम मात्रा में इंसुलिन को निकाल पाता है, जिसके कारण हम जब खाना खाते हैं तो खाने के द्वारा मिला हुआ ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम इंसुलिन करता है वो पर्याप्त नहीं निकलता है, जिसके कारण हम अपने शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में धीरे धीरे शुगर बढ़ने लगता है। हम जानेंगे कि शुगर किन किन कंडीशन में हमें हो सकता है और इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। आज बहुत सारी बातें ना करके हम थोड़ी सी चर्चा इस इमेज पे जरूर करेंगे। जब आप एक बिलो एवरेज लाइफ स्टाइल को जीते हैं तब आपको शुगर नहीं होता है, लेकिन जब आप ओवर मॉडर्नाइजेशन होने लगते हैं, जब आप लग्जरियस लाइफ जीने लगते हैं, जब आप सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीने लगते हैं, जब आपके लिए महत्व आपका आराम रहना हो जाता है, तब कहीं ना कहीं आपके शरीर में नहीं तो बाहर से लेके उसी में होगा शुगर की वो एक दो हाथ बाहर की इमेज उधर कैसा है। बाहर रखा हुआ है ना उस बॉक्स, उसी बॉक्स में होगा ना। आपको लगता है कि आप यदि आराम कर रहे हैं, आप कूलर में और एसी में बैठ रहे हैं और आपको शुगर नहीं है, वह तो ये गलत मान्यता है। आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस लाइफ के साथ जी रहे हैं, तो बहुत चांस होता है कि आपको शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए। ऐसी स्थिति में हमें हमेशा एक्टिव होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन वाले लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं करना चाहिए। एक मॉडर्नेशन वाला व्यक्ति ही, एक सीडेंटरी लाइफ स्टाइल वाला व्यक्ति ही अच्छा होता है, वही स्वस्थ होता है, गलत मानता है। यदि आप एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इस लाइफ स्टाइल से आपको शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हमारा शरीर 28 करोड़ की संपत्ति है और हमें शुगर जैसी खास बीमारियों से, खास डिसऑर्डर से, जीवन शैली वाली समस्याओं से हमें उसे बचाना चाहिए। क्या कुछ हम करें जिसके कारण हमारा ये शरीर शुगर से, डायबिटीज से हमेशा बचा रहे। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपने सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को सही करें, उसको मेंटेन करें। यदि आप ऐसा करेंगे, आपको भविष्य में यदि शुगर की समस्या है तो नहीं होगा, धीरे धीरे मेंटेन होगा, और नहीं है तो भविष्य में ये समस्या आपके पास आएगा। दूसरा है, यदि आप अक्सर बाहर खाना खाते हैं जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई फैट है, इस स्थिति में आप काम नहीं करते। आप इनटेक तो हाई फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी ऐसा उसे लॉस करने वाली चीजें नहीं ले रहे हैं, जिससे जो आपने खाया है उसका कहीं यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। ऐसी स्थिति में भी आपको शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ओवरवेट, यदि आपका वजन बढ़ रहा है, यदि आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो पर भी शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको वजन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ऐसे स्थिति में भी डायबिटीज होने की संभावना
हो सकती है। कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, उसको भी डायबिटीज होने की संभावना रहती है। और सबसे खास पॉइंट, यदि आप तनाव को नहीं छोड़ते हैं, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशन स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, यदि आप ऐसे तनाव के साथ हमेशा लगे रहेंगे, आपको शुगर होने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि छोटे बच्चों में शुगर लेवल जब बढ़ता है, आपके ब्रेन में जाएगा शुगर, तो आप बच्चों में एडीएचडी, जो बच्चों में होने वाली मानसिक बीमारी होती है, उसको हम एडीएचडी कहते हैं। यदि शुगर की मात्रा आपके सिस्टम में आएगा तो कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। यदि शुगर की मात्रा आपके खून में बढ़ेगा तो डायबिटीज होने की संभावना हो जाएगी। यदि शुगर की मात्रा आपकी आंखों में बढ़ जाएगा, आपको ग्लूकोमा होने की संभावना रहेगी। ठीक ऐसे ही शुगर की मात्रा, ऐसा नहीं कि डायबिटीज, शुगर की बढ़ना सिर्फ हम उसको डायबिटीज कहते हैं। यदि बच्चों में हो जाता है तो उसे हम एडीएचडी कहते हैं। यदि एडल्ट में हो जाता है तो उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। ऐसे जिस एरिया में शुगर बढ़ता है वो अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है। यदि आंखों में बढ़ गया तो कोमा हो जाएगा। खास फैक्टर क्या है, इनको भी समझ लीजिए आप। यदि आप ओवरवेट चल रहे हैं, आपकी फैमिली में किसी को है, तो मैंने इसी विषय में बहुत अध्ययन किया है और मेरा रिसर्च का, शोध का विषय भी यही रहा है। मैं आपको अपने अनुभव बताना चाहता हूँ कि यदि फैमिली में किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या है, तो हमेशा बड़े बेटे को और सबसे छोटे बेटे को, मतलब बड़ा संतान, फर्स्ट ग्रेड पहला और लास्ट संतान, उसको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जेनेटिकली डीएनए के द्वारा उसके भीतर शुगर के तत्व ना आ पाए, उसको डायबिटीज होने की समस्या ना हो पाए। इसके लिए उसे हमेशा डायनामिक रहना होता है, हमेशा एक्टिव रहना होता है, ताकि भविष्य में उसके भीतर शुगर होने की संभावना कम हो जाए। आप बिल्कुल पैसिव रहेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ जिएंगे, आपको भी बहुत चांस रहता है फैमिली हिस्ट्री के द्वारा आपको भी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। या आप बहुत ज्यादा अच्छा खाना नहीं खाते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, उस स्थिति में भी आपको शुगर होने की संभावना रहती है। कई लोग होते हैं जो बाहर अक्सर खाते हैं, अक्सर बाहर खाते हैं, उनको बाहर खाना ही लग्जरियस लाइफ महसूस होता है, उनको उसी में सुखद आनंद होता है। उस स्थिति में भी आपको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। या आप सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, गाड़ी, बाइक, कार, सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ के साथ जूझ रहे हैं, तो पर भी आपको शुगर होने की संभावना हो सकती है। तब श्रम का अभाव यदि आपके जीवन में है, बहुत चांस रहता है कि आपको शुगर हो जाए। कईयों को देखा गया है कि उनके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं था, कि भाई उनके फैमिली में कोई नहीं था, लेकिन उनके फैमिली में तनाव ज्यादा था और वो पैसिव मोड किया था। कुछ भी ऐसा अलग से कुछ भी काम नहीं करना है, कुछ भी छुपने वाला काम नहीं करना है, कहीं मुड़ने वाला काम नहीं करना है, कुछ भी ऐसा मेहनत वाला काम नहीं करना है। तनाव है वो दिखता नहीं, लेकिन आपके शरीर में शुगर का घर, नींव, बिंब बना रहा होता है। इसलिए आप ज्यादा आराम वाला लाइफ जीने का न सोचिए। यदि आप आराम वाला लाइफ जीने का सोचेंगे, बिल्कुल वैसे हैं जैसे आराम अर्थात मीठा, मीठा अर्थात धीरे धीरे चींटियों का लगते रहेंगे। चींटी का काम होता है शरीर को खोखला करने। आराम, मधुमेह चाहते हैं ना हो तो आराम को कहे आराम, आराम ना करें, कुछ ना कुछ काम करते रहे। शुगर को क्यों हम थोड़ा सा खतरनाक, थोड़ा सा डेंजरस समझते हैं, इसलिए समझते हैं क्योंकि डायबिटीज का जो क्रिटिकल स्टेज होता है सीक्वेंसली होता है। शुगर का जो सबसे पहले अटैक होता है वो आपके आंखों पे जाता है, और आंखों के बाद किसी किसी के भीतर
किडनी में जाता है, और जब किडनी में जाएगा तब आपके शरीर में आपको वीकनेस आएगा, पैरों में स्वेलिंग करेगा। सबसे पहले आँख पे जाता है, आपको लॉन्ग साइडनेस, साउथ साइडनेस हो सकता है, नर्वस सिस्टम पे जा सकता है, हार्ट पे जा सकता है, ब्रेन पे जा सकता है, स्ट्रोक हो सकता है आपको। ऐसे इसके कॉम्प्लिकेशन इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर होता है कि इसका पहला अटैक आंख में जाता है, फिर दूसरा अटैक किडनी पे जाता है। तो चांसेस ज्यादा यही रहते हैं, और किसी किसी में देखा गया है कि शरीर सूखने लगता है, उसका शरीर सूखने लगेगा, यहाँ की थोड़ी थोड़ी हड्डियां पास आने लगती हैं, दिखने लगती हैं। किस स्थिति का उसका शुगर लेवल है, फास्टिंग एंड फास्टिंग में किस तरीके का रहता है रेशियो, उस पर डिपेंड होता है कि उसे किस एरिया का क्रिटिकल स्टेज आ सकता है। मैं मैनेजमेंट कैसे करें इसको स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें रिसर्च बता देता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि भाई उसे शुगर है और उसे व्यवस्थित रखना चाहते हैं हमेशा लाइफ टाइम के लिए, आप मेरी आज की सलाह, आज का थेरेपी सेशन बिल्कुल उसे लाइफ में अपनाना चाहिए। आप उतना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा। आपको डरने की भी कभी कोई जरूरत नहीं है, आप हमेशा शुगर के साथ अच्छा खासा सुखद जीवन जी सकते हैं। और यदि आप, मेरा जो प्लान है, इसका जो पर्सनल थेरेपी मैं देता हूँ, यदि उसके साथ यदि आप 3 महीना रन कर सके फॉलो अप के साथ में, तो यकीन मानिए आप पहले जैसे बिल्कुल नन शुगर वाले पेशेंट हो सकते हैं। आपका शुगर बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाएगा, आप पहले जैसे स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे। लेकिन कुछ डाइट और कुछ योग आपको जीवन पर्यंत करने पड़ेंगे, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल पहले जैसे। लेकिन मैंने कहा कि आपका कुछ डाइट और कुछ योग वो आपके जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। उससे पहले आपको 3 महीने की जो लाइफ स्टाइल ठीक करने के लिए जो अल्टरनेट थेरेपी दी जाती है, उसे 3 महीना रन करा करके आपके लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाया जाता है। और हर मंथ हम आपकी शुगर को टेस्ट करते हैं। जब एक पैरामीटर में हम पा जाते हैं, फिर आपको फॉलोअप के लिए छोड़ते हैं और आपको कहते हैं कि आप इस रूट को फॉलो करें। जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, तो मैंने अब तक सबसे ज्यादा जो पेशेंट देखे हैं वो डायबिटीज देखे हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे है जिसको हम कहते हैं रसौली की गांठ, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, गर्भाशय की गांठ, और इसके अलावा कंसीव इशू, जो कंसीव नहीं होता है, ये सब कुछ खास बीमारियां हैं जिनको ज्यादातर देखा गया है। यस, न्यूज़पेपर कटिंग या ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा पूरे भारत में अब वर्तमान का जो डाटा है, थोड़ा 4-5% ऊपर नीचे हो सकता है, 14.7 जो प्रतिशत इंसुलिन के साथ मौखिक दवा इस्तेमाल कर रहे हैं पेशेंट हैं। और इसके अलावा लगभग 60% प्रतिशत, लगभग 60% सिर्फ और सिर्फ दवा ले रहे हैं, और नियर अबाउट 15% किसी प्रकार का कोई भी दवा नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोग हैं। मैं समझता हूँ कि आपको भी आ, सिर्फ 60% वाले कैटेगरी में नहीं आना है, आपको उस कैटेगरी में आना है जिसमें 14.4% है, उस कैटेगरी में आपको आना है। यस, आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, हम थेरेपी की तरफ चलते हैं, मैनेजमेंट की तरफ। जितने भी कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय होते हैं उनमें शुगर की संभावना अक्सर ज़्यादा पाई जाती है, और जितने भी कॉर्पोरेट सेशन होते हैं उन सेशन में शुगर को कैसे मेंटेन किया जाए, और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में स्पेशली शुगर का पड़ाव है बहुत खतरनाक होता है। एक बार हो जाने के बाद लोग ऐसा सोचते हैं कि अब ठीक नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है तो आप थोड़ा समय दे करके आप अपनी शुगर को ठीक कर सकते हैं, मैनेज नहीं ठीक कर सकते। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव थेरेपी को लेकर के। अल्टरनेटिव थेरेपी में हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें योग है, डाइट है,
आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है, एक्यूप्रेशर है और होम रेमेडीज। मैंने आज के सेशन में कुछ इमेज दिखाने का प्रयास किया है ताकि ये चीजें हैं, पूरे भारत में शुगर फैला हुआ है, तो यदि आप उसको क्लियर तरीके से समझ लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल अर्गॉन पे फोकस तो करेंगे, साथ ही साथ शुगर के पेशेंट को लेकर के और क्या क्या उसके साइड के सिम्टम दिख जाते हैं उसको भी ठीक करने के लिए कुछ चीजें इंक्लूड की गई हैं। आपको ध्यान से समझना चाहिए और सुनना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज में एक्यूप्रेशर एंड मर्मा थेरेपी, ये अधिपति मर्म है। अधिपति मर्म को आप 5 उंगलियों को इस तरीके से करके या फिर इस तरीके से करके आप बीच में प्रेस करें फिर रिलीज करें, बीच में प्रेस करें और फिर रिलीज करें। इसका अभ्यास पेशेंट को 20 टाइम बिल्कुल कराइए। इससे फायदा ये होगा, एक तो उसकी नींद सही होगी, उसको जो आंख में मैंने कहा है पहला अटैक पड़ता है, पहला प्रभाव आंख पर पड़ता है, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। अधिपति मर्म का अभ्यास पेशेंट को बिल्कुल कराइए और पेशेंट को कुछ दिन ट्रेनिंग देने के बाद उसने सेल्फ प्रैक्टिस करने की टेक्निक सिखाइए, कैसे वो सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते। दूसरा है जिसको हम तल हृदय मर्म कहते हैं। तल हृदय मर्म का जो तरीका है मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था एक दूसरे प्रॉब्लम के लिए। तो मर्म पॉइंट होते हैं, सिर्फ एक ही बीमारियों के लिए नहीं होते हैं। एक ही मर्म कई सारी समस्याओं के लिए एक रूप समान चिकित्सा का काम करता है। इस तरीके से लोकेशन आपको चेक करना है। मैंने पहले भी इसको प्रैक्टिस आप लोगों को कराया है, बट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसे बीच से आपको क्रॉस करना है और यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करना है। आप देख पा रहे हैं ये जो बीच का हिस्सा है, पेशेंट को वहीं पर 20 to 30 टाइम प्रेस करना है, 20 to 30 टाइम प्रेस करना है और दोनों हाथों में करना है। इसके अलावा पेशेंट को रात में सोने से पहले गोल सर्कल में ग्रीन कलर वहां बना ले दोनों हाथों में रात में सोने के समय, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कलर थेरेपी के एंगल से ये जो एरिया होता है हमारे पेंक्रियाज को ज्यादा मैनिफेस्ट करता है। आप कलर थेरेपी के रूप में वहाँ कलर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये हिस्सा है, ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा, इस हिस्से में भी आप ग्रीन कलर लगाएं। देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आप ग्रीन कलर लगाएं और बाएं हाथ में ग्रीन लगाइए और दाहिने हाथ में रेड लगाइए। बाएं हाथ में आप ग्रीन लगाइए और दाहिने हाथ में आप रेड लगाइए। इसके अपने फायदे रहेंगे। तल हृदय और जो इससे पहले आपने अधिपति मर्म लगाया था इसको दबाएं। साथ ही साथ यदि पेशेंट वीकनेस महसूस करता है इसको जो पावर पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट पावर पॉइंट बीच बीच में हमेशा टोन करते रहें। ये पॉइंट, ये मध्यमा है और ये अनामिका है, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है इसको 20 टाइम प्रेस करें। बॉडी में जो सुस्तीपन है, लॉस ऑफ एनर्जी है, वो धीरे धीरे मेंटेन होगा, उससे धीरे धीरे आराम मिलेगा। इसका भी आप योग कर सकते हैं। योगा थेरेपी अभी नहीं, अभी हम बात करेंगे कुछ और एक्यूप्रेशर मर्म के बारे में जिसको आप कर सकते हैं। मैं आपको लोकेशन बेस दिखाता हूँ उसको कर कैसे। जैसे जिस व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसके नर्वस सिस्टम अक्सर वीक होते हैं। आप सबसे पहले कलाई को ऐसे पकड़े, जैसे मैंने कहा कि अक्सर पहला या दूसरा इफेक्ट हो सकता है उसे किडनी लेवल पे पड़ जाए। तो जब किडनी अफेक्टेड होता है तो हो सकता है आप वॉशरूम करने जाएं टेंट्स में, बार बार वॉशरूम करने के बाद भी 4-5-10 बूंदे आपके यूरिन पास करने के बावजूद रिफाइनरी होने के बाद आपके कपड़े में लग सकता है, ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। या आपको जल्दी जल्दी पेशाब लगना, आपने अक्सर देखा होगा एक शुगर का पेशेंट
फाइनल हो जाता है, तो वो यात्रा में भी इतनी समस्याएं आती हैं कि उस व्यक्ति को अक्सर बार बार पेशाब लगने की समस्या आती रहती है। उसको भी मेंटेन करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप 20 टाइम्स, ज्यादा दबा के नहीं, नॉर्मली आप इसको रोटेट करें इस तरीके से, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दोनों हाथ सेम एज लाइक, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरीके से करें। और आपका जो पैर का अंगूठा है, पैर के अंगूठे पे बिल्कुल मिडिल में, फ्रंट साइड से, नीचे साइड से, पैर के अंगूठे के मिडिल में बिल्कुल नीचे साइड से आपको वहां पर दबाव देना चाहिए, आपको उसे दबाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, आपको आपके पैरों के एक्यूप्रेशर में अंगूठे का जो हिस्सा है वो स्पेशली फोकस करता है आपके पैंक्रियाज के फाइन लोकेशन। हालांकि पूरा पैर का पंजा ही कई मामलों में बहुत हितकारी होता है, लेकिन आप सिर्फ फोकस करें अंगूठे के ऊपर, अंगूठे के मिडिल में। मैंने पैर के अंगूठे की बात की है, ना कि हाथ के अंगूठे। पैर के अंगूठे का जो मिडिल हिस्सा है, बीचों बीच का हिस्सा है, उस हिस्से को आप ज्यादा दबाएं। जब आप ज्यादा दबाएंगे और अंगूठे से दबाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्या आराम मिलेगा, आपका जो बार बार पेशाब जाने की जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम होगा। इस हिसाब से आप कुछ एक्यूप्रेशर बर्म है इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ खास होम रेमेडीज के बारे में, कि हम होम रेमेडीज में कौन सी चीजें दें जिससे उन्हें फायदा मिले। तो जब बात करते हैं होम रेमेडीज की, तो आज मैंने होम रेमेडीज के लिए आपके लिए कुछ खास इमेजेस मैंने अटैच किया है ताकि आप बेटर तरीके से इसको समझ सकें। यस, होम रेमेडीज आप देख पा रहे हैं। जब हम बात होम रेमेडीज की करते हैं, तो हमेशा ये तय करना चाहिए कि आसपास जो संसाधन है उससे हम हेल्प लेकर के होम रेमेडीज को तैयार करें। जो आज मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, उसका यूज आप इसमें कर सकते हैं। और वो होम रेमेडीज कई सारी चीजों में हम यूज करते हैं। ठीक है, पहला चीज है जिसको हम कहते हैं, यस, आप ये देख पा रहे हैं, इसको हम अकबन का पत्ता कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अकबन कहते हैं। कहीं कहीं इसको मदार भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको अकबन कहते हैं। तो मेरा मेरा जो जाना हुआ नाम है, इसको आ, मदार कहते हैं, अकबन कहते हैं। हो सकता है आपके स्थानीय स्तर पे इसका नाम दूसरा कुछ भी हो सकता है। अकबन और मदार का जो यूज है आप देख पा रहे हैं। इसका जो उल्टा हिस्सा है, आप ध्यान से देखेंगे, पत्ते का जो उल्टा हिस्सा है ना, देखिए ये सीधा हिस्सा हो गया और ये उल्टा हिस्सा हो गया। तो पैर के उल्टे वाले हिस्से को, यदि आपका शुगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पुराना है या आप बहुत परेशान रहते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप हमेशा पैरों में लगाइए, पैर के तले में लगाइए। और जैसे इसमें एक धागे से 4-5 राउंड लपेटा हुआ है, उस तरीके से आप लगाएं। लेकिन हाँ, मैं सलाह जरूर दूंगा, यदि आपका शुगर लेवल अक्सर बढ़ा हुआ रहता है और आप थोड़े फैटी हैं, तो मैं सलाह यही दूंगा कि आप पैरों में लगाइए, दोनों पैर के तलवे में लगाइए। और यदि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ रहता है और आपका शरीर थोड़ा सा वीक है, मतलब कमजोर है, शरीर जो है गल रहा है, तो आपको यही चीज आपको हाथों में लगाना चाहिए। हाथों में लगाने के अलग अलग पैटर्न है। यही चीज सिर्फ शुगर में ही काम नहीं करता है और कई सारी समस्याओं में काम करता है, एक नहीं कई सारी समस्याओं में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस नाचीज के बारे में। इसमें मेलाटोनिन और ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो इंसुलिन की मात्रा को
बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। जो नेचुरल इंसुलिन होता है इसमें बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है। बस आपको इसे खाने का सही तरीका तय करना चाहिए। इसका खाने का सही तरीका क्या है? सही तरीका जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही खाना। देखिए, बहुत बड़े नहीं, कच्चा और बच्चा जिस शेप में इसमें दिख रहा है उसी शेप में बहुत बड़े वाले जो प्यार हो जाते हैं, जो थोड़े फ्लोर हो जाते हैं, उसमें इंसुलिन की जो कैटेगरी है, जो नेचुरल इंसुलिन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप जब भी इसका प्रयोग करें, कच्चा और बच्चा भिंडी का प्रयोग करें, उसको पहले साफ कर लें, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज किया हुआ ना रहे। और साफ करने के बाद सिर्फ आपको 2 भिंडी लेनी, सिर्फ 2 भिंडी लेनी है। और 2 भिंडी लेने के बाद उसको पीस वाइज आप काट लीजिए। पीस वाइज आप काटने के बाद प्रयास करें आप उसको 10 मिनट के लिए किसी एक खास स्थान पर रख दें। और खास स्थान पर जब आप रख देंगे, उस स्थिति में आप जितना समय आधा घंटा 1 घंटा रखेंगे, उतना समय वो अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट को छोड़ रहा हो। आपको इसमें करना क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। और 1 घंटे के बाद उस पानी को आप बिल्कुल आराम से पी लीजिए। और पीने के बाद जो आपका 1 या 2 भिंडी है उसको आप चबा सकते हैं। बस तय ये होना चाहिए पहले से कि आपका जो कच्चा और बच्चा भिंडी है वो पेस्टिसाइड हार्बिसाइड रहित हो और उसमें कीड़े वगैरह ना हो। ये तय करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ये हमेशा आपके शुगर को मेंटेन रखेगा। मैं समझता हूँ इसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। और जिनको भी समस्या ये है उनको एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए। आपकी शुरुआती हो सकता है कुछ दिन तक आपको ना बैलेंस हो या बहुत ज़्यादा आपको शुगर हाई रहता हो, उस स्थिति में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन यदि आपका बहुत पुराना नहीं है तो आपका शुगर बहुत जल्दी व्यवस्थित हो जाता है। आप यहाँ जो देख पा रहे हैं इसको हम पेंग्रिक सीड्स कहते हैं। आप मेथी का जो दाना होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि मेथी का दाना जो है बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन मेथी का दाना, आपको ये नहीं पता है कि हर शुगर पेशेंट को मेथी का दाना नहीं खाना चाहिए। आप किसको नहीं लेना चाहिए? जिस पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की समस्या है, या जो पेशेंट डायबिटीज वाला है लेकिन रात में ड्यूटी करता है या नाइट ड्यूटी करता है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थिति में उनके यूज करना चाहिए जो फैंगल सीड्स वाले जो साग आते हैं। कि जो मेथी के साग होते हैं, आप ये पत्ते देख पा रहे हैं, मेथी के दाने से कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होता है मेथी के दाने का साग। मेथी का जो साग होता है बहुत हाई टेंस इंग्रेडिएंट होते हैं उनके भीतर। बस उन्हें आप बहुत ज्यादा फ्राई करके ना खाएं। अर्ध मतलब अर्ध अर्ध कच्चा स्थिति, बहुत ज्यादा पकाना भी नहीं है, बहुत ज्यादा फ्राई भी नहीं करना है। अर्ध कच्चा स्थिति में आप लेंगे। इनके जो भीतर नेचुरल इंग्रेडिएंट इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने की जो क्वालिटी है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है। आप बिना ज़्यादा फ्राई के इसका आप सेवन कर सकते हैं। और हर एक शुगर पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को इसका सेवन डेली करना चाहिए। यदि आपके पास साग की उपलब्धता नहीं है, मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे मेथी आपको पता है, उसका सेवन आप उस तरीके से करें। जैसे आप 2 चम्मच मेथी पानी में साफ करके तो उसको आप भिगो दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए। और जो काम आप सुबह आप पानी पीने के रूप में करते हैं, वही पानी आप पी लीजिए। और पानी पीने के बाद 10 मिनट बाद इस फेंगुली को जो अंकुरित हो जाता है उसको आप चबाने का प्रयास करें। अभी मैं डाइट थेरेपी में आपको बताऊंगा कि कैसे आप डाइट थेरेपी में थोड़ा थोड़ा चीजें इसको इंक्लूड करके आप शुगर को कैसे टेंटेटिव कम कर सकते हैं। यस, आप देख पा रहे हैं ये केरले का जो यूज होता है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है शुगर के पेशेंट पे।
यकीन मानिए थोड़ा तीखा होता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। रिजल्ट इसलिए अच्छा देता है क्योंकि इसके भीतर बहुत अच्छी मात्रा में वो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो आपके पैंक्रियाज की बीटा सेल को एक्टिव करते हैं, जहां से इंसुलिन का पर्याप्त सेक्रेशन करा पाते हैं। ऐसे स्थिति में कैसे इनटेक किया जाए? अब घर में जो प्रचलन है करेले की सब्जी खाने का प्रचलन, वो प्रचलन ऐसा है कि बहुत ज्यादा फ्राई कर देते हैं ताकि ये कड़वाहट है वो चली जाए। कड़वाहट तो चली जाएगी लेकिन जो इसकी भीतर की जो क्वालिटी है साथ में कड़वाहट के साथ वो भी चली जाती है। यदि आपको शुगर का पेशेंट है और आप जानना चाहते हैं कैसे सही तरीके में फायदा करता है, इसको भी आप चाहें यदि आपकी क्षमता है आप बिल्कुल ग्रीन जूस के रूप में इसको निकाल सकते हैं। आप इसका जूस पी सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसका अर्ध कच्चा स्थिति में उबला हुआ सब्जी भी ले सकते हैं और बिना फ्राई किया हुआ सब्जी आप ले सकते हैं। खाने के साथ में रूटीन बेस्ड ले, मतलब डेली इसका इंटेक करें, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आए। अच्छा, आप पूछ सकते हैं कि सर मात्रा कितनी रखें? मैं समझता हूँ कि आपको डेली इतनी सब्जी खानी चाहिए कि 2 करेला आप खा लें। हाँ, मैं ये सलाह आपको जरूर नहीं भी दूंगा कि आप कच्चा करेला सुबह सुबह खाएं। कच्चे करेले में इतनी ज्यादा हाई टेंस वाली ये फ्लेवर होता है, आपको ना चाहते हुए भी बहुत कड़वा वाला हाइपर एसिडिटी बढ़ सकती है और आपको गले में अचानक ज्यादा खराश हो सकता है। यदि आपकी क्षमता है, प्रैक्टिस अच्छी है तो आप खाइए, लेकिन क्या हर्ज है कि आप उसका जूस फॉर्म में निकाल के खाएं या आप हल्का सा अर्ध कच्चा रूप में खाएं। दोनों में से कोई भी लीजिए, लेकिन कच्चे के रूप में मैं आपको प्रीफर नहीं कहूंगा। मैं यहाँ पर साथ में ये भी कहता हूँ कि यदि आपकी हैबिट है आप खा लेते हैं तो आप बेहिचक खाइए, फिर आप उसमें आप एक खाइए, दो ना खाइए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप अर्ध कच्चा के रूप में हल्का सा बॉयल करके यदि आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बॉयल करके आप इसका जूस भी ले सकते हैं, बॉयल करके आप इसका सब्जी भी ले सकते हैं, जैसे आपको उचित मिले आप कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ शायद बहुत कम लोग को पता होगा इसके बारे में, लेकिन इसे रेड मशरूम भी कहा जाता है, लेकिन इस मशरूम को हम खाने के रूप में प्रयोग नहीं करते। इस मशरूम का प्रयोग शुगर के पेशेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है और इसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि आपका कितना भी शुगर क्यों ना बढ़ा हुआ रहे, इसका सेवन यदि आप करते हैं पाउडर के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाता है। इसका सेवन आपकी कितना भी बढ़े हुए शुगर को धीरे धीरे लेस कर देता है। इस नाचीज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसको रेड मशरूम कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये मशरूम सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए उगाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इस मशरूम का सब्जी नहीं बनता है, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए होता है। इस मशरूम को मेडिसिनल पर्पस के लिए जाता है, स्पेशली शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कुछ मामलों में आप दूसरे मशरूम है उनका भी सूप आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत लंबा विषय है, मशरूम शुगर मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेचुरोपैथी के बारे में। नेचुरोपैथी में क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं? तो नेचुरोपैथी में सबसे पहले जो चीज आती है उसको हम कहते हैं कटी स्नान। कटी स्नान में बिल्कुल दोनों पैर के जो एड़ियां हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं टब से, और पूरा नाभि का हिस्सा टब में रहता है। पानी भरते हैं और कटी स्नान करते हैं। पेशेंट में हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के लिए कटी स्नान देते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है, इससे बेहतर कि व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा स्ट्रांग बनेगा। मिट्टी की पट्टी दिया जाता है ताकि उसके पैंक्रियाज में आइसोलेशन हो सके, उसमें क्षमता उसकी बढ़ सके और ज्यादा मात्रा में बीटा सेल से इंसुलिन निकाल सके। हर डायबिटिक पेशेंट को मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके भीतर एक हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होता है, नेचर से आप गेट टुगेदर करते हैं, तो आपके भीतर स्ट्रेस लेवल जो डाउन होता है
जो कार्टिसोल लेवल होता है, स्ट्रेस हार्मोन, वो धीरे से डाउन होता है। और जब कार्टिसोल लेवल डाउन होता है तो हैप्पी हार्मोन्स आपके बढ़ते हैं, जिसके कारण आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाता है, बीटा सेल से इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में निकलने लगता है। इसके अलावा आपको हॉट कोल्ड वाटर बैग का यूज करना चाहिए, जिससे भी आपके जो स्लीपिंग क्वालिटी है, जो पैंक्रियाज से निकलने वाला, बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी हो जाती है, जो कि शुगर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। डाइट, डाइट में इस बात को आप तय करें कि डाइट में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। तो मैं डाइट में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा आपको। डाइट में ये चीजें आप जरूर इंक्लूड कर लीजिए। मैं इमेज फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत अच्छा विषय है, इससे कई लोग को समस्या रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज का इमेज देखें। यस, आपको सो रहा है? सबसे पहली चीज है जिसको हम डायबिटीज में, शुगर में सबसे अच्छी बात कही गई है दलिया की बात। दलिया यदि व्यक्ति अपने रूटीन बेस इंटेक करता है तो दलिया का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि आपका शुगर लेवल एक तो हाई नहीं हो पाता है, और दलिया एनर्जी को भी मेंटेन करता है, आपके पेट को भी भरता है, और आपका शुगर बढ़ भी नहीं पाता है। तो जब शुगर बढ़ा नहीं, इंसुलिन कम निकला, तब पर भी अच्छा हो गया। तो दलिया वन ऑफ द बेस्ट मीट एंड डाइट वेरिएशन फॉर शुगर पेशेंट। दलिया का उपयोग आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको हम चिल्ला कहते हैं। चिल्ला, मैं समझता हूँ कि चिल्ला हर व्यक्ति समझता होगा चिल्ला होता क्या है। कुछ नहीं करना होता है। चिल्ले का यूज आप जैसे, कई लोग आपने देखा होगा ऑमलेट जैसे बहुत लोग खाते हैं। चिल्ले का प्रयोग आप बेसन लीजिए, और बेसन में थोड़ा सा आप पानी मिलाएं, सेंधा नमक मिलाएं, उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, थोड़ा सा अदरक, और इसके अलावा कुछ एक दो चीजें, धनिया हो गई, धनिया का पत्ता हो गया, और थोड़ा सा जीरा या सौंफ भी मिला सकते हैं। इनको मिलाने के बाद आप जैसे ऑमलेट आमलेट को रस करते हैं, उस तरीके से आप रब कर लें। रब करने के बाद हल्का सा टेस्ट के नाम पर थोड़ा सा अपने तवे पर आप चाहे तो थोड़ा सा तेल रख सकते हैं, हेल्दी बेस्ट जैसा आप समझे। उसके बाद आप एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा पका लीजिए, और एक तरफ आप थोड़ा सा ज्यादा कम पकाइए। दोनों तरफ टाइट नहीं पकाना है, एक ही तरफ पकाना है। तो बेसन जो चना होता है वो ऐसे भी हेल्दी होता है, आपको एनर्जी देता है, जबकि शुगर के पेशेंट में हमेशा एनर्जी का अभाव रहता है। एक तो पाचक हो गया और पोषक हो गया। और जब आप उसमें लहसुन इंग्रेडिएंट और प्याज आपने डाला, आपकी जिंक और सल्फर की मात्रा धीरे धीरे बढ़े। इस तरीके से आप नाश्ते के रूप में चिल्ला पेशेंट को जरूर देना चाहिए। जब आप चिल्ला का प्रयोग करेंगे तो पेशेंट के भीतर जो एनर्जी लेवल हमेशा शुगर में डाउन रहता है, वो शुगर लेवल ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा और आपको एनर्जी घट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि चने का जो सत्तू होता है जिससे आप चिल्ला बनाते हैं, उसमें आपने प्याज यूज किया है, उसमें आपने लहसुन यूज किया है, उसमें आपने धनिया का पत्ता यूज किया है, उसमें आपने टोमेटो यूज किया है। एक तो ये टेस्टी हो गया, और आपके मॉर्निंग का नाश्ता हो गया। जब मॉर्निंग के नाश्ते में आप हल्का लेते हैं, नाश्ता वैसे भी कोई भरपेट नहीं करता है, तो आपको शुगर की दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप खाना खाने जाते हैं, खाना खाने की मील प्लेट में उसमें आप क्या क्या लेंगे, उसकी विशेष मील प्लेट है, उसी को ही फॉलो करें। उसमें क्या क्या लें आप? पहला चीज है, इसको हम कहते हैं, जब भी आप खाना खाएं, स्पेशली दलिया मैंने पहले कहा है, दलिया लीजिए या फिर अ, सामान्य अच्छे हेल्दी रोटी वाले लीजिए।
जब भी आप मील लें तो प्रयास करें 5 कच्चे लहसुन का सेवन जरूर करें। लहसुन में आपकी वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं। मील के साथ में, खाने के साथ में इंटेक करिए। और जो आपका प्लेट चार्ट जो आप खाना खाते हैं उसमें 50% सब्जी रखिए, 25% प्रोटीन की मात्रा रखिए, और 25% जो अनाज होते हैं, तरह तरह के जो अनाज होते हैं, जैसे जौ हो गया, और आपका दलिया हो गया, चना हो गया, इन अनाज को आप इंक्लूड करें जो हेल्दी हो। तो परसेंटेज याद रखिए, 50% आपकी सब्जियां हो गई, 25% आप प्रोटीन रखिए, और 25% आप उसमें अनाज रखिए। प्रोटीन इसलिए रखा जाता है क्योंकि शुगर का पेशेंट धीरे 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 सूखने लगता है, तो प्रोटीन अपने स्वास्थ्य को देखते हुए रखेंगे। ठीक है, यदि आपकी रिपोर्ट में प्रोटीन का वैल्यू डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से शुगर के पेशेंट का डाइट प्लेट बना सकते हैं। दूसरा है, पेशेंट को 1 गिलास मिल्क या फिर 1 गिलास छाछ, चिल्ला, जो मैंने आपको चिल्ला बताया था, उस चिल्ले के साथ आप जरूर दीजिए। ठीक है, अकेला चिल्ला खाएगा तो हो सकता है ना अच्छा लगे, तो चिल्ले के साथ यदि आप छाछ लेते हैं, या आप चिल्ले के साथ आप छाछ ही बेस्ट रहता है। दलिया के साथ आधे घंटे बाद शाम के समय आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। सुबह में आप चिल्ला लेते हैं तो आप छाछ ले सकते हैं। इस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके बॉडी में जैसे कि शुगर होता है तो कई बार शरीर सूखता चला जाता है, शरीर में खून की कमी होने लगती है, एनर्जी कम पड़ने लगता है। उस स्थिति में आपको जवारे का रस जरूर पीना चाहिए। जवारे का रस इन द सेंस, आपको अपने शरीर में अ, जो ब्लड का लेवल है उसकी कमी नहीं होना चाहिए। उसकी पूर्ति के लिए हमेशा ये तय करना चाहिए, आप जवारे के, जिसको हम ग्रीन ब्लड कहते हैं, उसका सेवन करने से आपके शरीर में जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो डाउन नहीं होगा और आपको कमजोरी महसूस नहीं होगा। जवारे का रस बिल्कुल पिए, और डेली आप नहीं पी सकते हैं तो 1 दिन का गैप देकर के पीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब जवारे का रस कैसे बनता है, जवारे का जूस कैसे बनाते हैं, मैंने कई बार आपके साथ चर्चाएं की हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा थेरेपी के बारे में। यस, अब हम योग थेरेपी की तरफ चलेंगे। यस, योग थेरेपी अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन इस बात को तय कर लीजिए कि डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्ड वाले अभ्यास नहीं कराई जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको तो पता है शुगर के पेशेंट ऑलरेडी कमजोर होता है। अब आपने कहीं ये पढ़ लिया है कि भाई नहीं, हमें पेंक्रियाज में आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट कराना है, तो आप कराइए तो सही है, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल योग करना है, लेकिन आप साथ में ये भी तय करिए कि पेशेंट को उसके ऊर्जा के स्तर पर कमी नहीं आनी चाहिए। कौन से अभ्यास कराने हैं? कुछ अभ्यास आप थोड़े बहुत आइसोटोनिक इसोटोनिक इफेक्टेड करने वाले आसन के पैकेज में, योग के पैकेज में जोड़ दीजिए, और कुछ पैकेज जो हार्ड है, एनर्जी ज्यादा टेक करते हैं, उनको आप लेस कर दीजिए। उसके बजाय कुछ माइल्ड एंटीरोबेटिक सीरीज आप रखिए, ताकि उनको फ्रेशनेस महसूस हो, उनके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बढ़े, तो अच्छा लगे। इस शेड्यूल में योगा थेरेपी में यही बात ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा हार्ड अभ्यास, बहुत ज्यादा एनर्जी लेने वाला अभ्यास, एनर्जी लेने वाला, थकाने वाला अभ्यास नहीं करना चाहिए। सब याद रखिए, थकाने वाला अभ्यास ज्यादा नहीं करना चाहिए। यदि आप करा रहे हैं तो सिर्फ 2 या 3 राउंड ही कराएं, उससे ज्यादा न कराएं। उसमें सबसे पहला अभ्यास है ताड़ासन, आप जरूर कराइए। पेशेंट को यदि फ्रेश अच्छे तरीके से, सही तरीके से हो जाता है, तो आप
ताड़ासन कराइए। यदि उसका यूरिनेशन रेशियो ज़्यादा है, आप पानी कम पीने के लिए बोलेंगे उषा पान में, ठीक है। सेम रूटीन 5 से 10 बार कराइए। टी के योगा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास 5 से 10 बार करें। यस, कटी चक्रासन सेम अभ्यास है, 5 to 10 काउंट्स करें। इसके बाद ये अभ्यास है, ये ज्यादा आपके बॉडी में एनर्जी को नहीं लॉस होने देता है और हल्के इजिली आप अपने बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं। आपके जो पैंक्रियाज उसमें आप भीतर ही भीतर आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट आप करा सकते हैं। कैसे करना है? दोनों पैरों को ऐसे गैप करना, देखिए जैसे मैंने गैप किया है ना, ऐसे दोनों पैर की जो एड़ियां हैं ऐसे रहेंगी। आप यहाँ सामने जो ये दिख रहा है, आप कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे इमेज के बिल्कुल बगल में दिख रहे पैर का कैसा रख रखा हुआ है, उस तरीके से पैरों को ऐसे रखना है, मतलब इस तरीके से। और रखने के बाद पूरा श्वास मुख से फूंक कर छोड़ना है। छोड़ने के बाद आप ध्यान देंगे तो सबका सिर जो है बिल्कुल मिडिल में है। आपका माथा जमीन से छूना चाहिए और छूने के बाद फिर आप ऊपर आए, श्वास लें, फिर श्वास छोड़े, नीचे जाए, ठीक है। 10 to 15 राउंड्स ये अभ्यास कराइए। उसके बाद एक बार फिर से श्वास लें और श्वास लेने के बाद मुख से श्वास छोड़ दें फूंक कर। जब फूंक कर आप बाहर श्वास छोड़ दें तो बाह्य कुंभक लगाइए, मतलब श्वास को बाहर ही रोक दीजिए और आप माथा जमीन पे लगाइए और जमीन से लगाने के बाद बिल्कुल नीचे नीचे लेफ्ट घुटना टच करिए। लेफ्ट घुटने को अपने चिन से टच करें, इससे आप अपने बाएं घुटने को टच करें नीचे नीचे और फिर नीचे से ही आप दाहिने घुटने की तरफ लाइए, मतलब ये हिस्सा। इस तरीके से आपको लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट 10 to 15 राउंड। पेट में श्वास नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि आपने बाह्य कुंभक कर दिया है। ये बहुत अच्छा अभ्यास रहता है। इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जिसको हम कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। क्या कहते हैं? अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके नाम के पीछे मत पड़िए आप, इसका नाम आप जो भी नाम याद रख सकते हैं उसके पीछे आप नाम पढ़े। टेक्निकल टेक्नोलॉजी और ट्रिक पे ज्यादा फोकस करें, नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। इसका टेक्स्ट बुक में इसका नाम है, इसको हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। कुछ लोग का बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन जब आप थेरापी प्लेटफॉर्म को पकड़ते हैं आपको सही ढंग से कराना आना चाहिए। सही ढंग से कैसे कराना चाहिए? इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लू, यस, ये आप ये जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है करने का। हाथों का जो रख रखा हो ना, ये देखिए ये क्या करता है, इस एरिया के पेंक्रियाज लोकेशन को प्रेस करता है आइसोटोनिक इसोटोनिक लेवल पे और दबाव देता है, जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना रहती है। इनका भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये जो हाथों का रख रखाव है यही इस एंगल पे ट्विस्ट करता है। इनका थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इनका भी थोड़ा अच्छा नहीं है, इनका भी अच्छा है। इस तरीके से आप पेशेंट को अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करा सकते हैं। यदि पेशेंट मंडूक आसन कर सकता है तो आप मंडूक आसन भी कराइए। सेम एज प्रैक्टिस, बोथ आर सेम। लेकिन इजी जो है ये होता है। और कई बार पेशेंट के इनर स्टोमक में, पेट में कुछ ऑपरेशन रहते हैं, तो उससे आप पहले पूछ लेंगे कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन हुआ है आप मंडूक आसन नहीं कराएं, लेकिन मंडूक आसन भी इजीली होता है। आप शुगर की समस्या विल्डेज में हो जाता है, ऐसे स्थिति में इतना बोलने में तकलीफ हो सकता है। यदि उनको समस्या है तो आप मंडूक आसन पीलो का यूज करके कराइए। यदि उसमें भी उनको दिक्कत है आप अर्ध मत्स्येंद्रासन कराइए। ज्यादा नहीं मोड़ सकते हैं आप बहुत थोड़ा मोड़ने का प्रयास करिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो उनको आप पवन मुक्तासन की तरफ लेके जाइए। पवन मुक्तासन वो आराम से कर सकते हैं। मतलब
जो भी चीजें हो कम भी इफेक्टिव है तो भी आप उसको करा सकेंगे। जैसे ये पवन मुक्तासन है, पवन मुक्तासन भी पेशेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। बस बाह्य कुंभक के साथ करें, अर्थात पेट में कोई भी श्वास न रहे, पूरा श्वास फूक करके आप बाहर छोड़ दें। उसके बाद 10 राउंड्स लेफ्ट लेग से और 10 राउंड राइट लेग से। मैं आपको पहले कहा हूँ कोई भी अभ्यास पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को थकाने वाले अभ्यास नहीं कराने। यदि आप पेशेंट थकाने वाला अभ्यास कराएंगे तो किसको नहीं पता है कि शुगर का पेशेंट तो पहले से ही थका हारा रहता है, कमजोर रहता है, और आप थके वाला और करा देंगे, शरीर जिसको 10 साल बाद गलना चाहिए था वो तो और जल्दी गल जाएगा। इस स्किल का याद रखें, इस स्किल को आपको याद रखना। ये सारे हमारे YTTC के स्टूडेंट हैं। यस। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन आती है, उन मेडिसिन का ही आप प्रयोग करें। उसके अलावा आप जो भी आप डाइट प्लान करते हैं उसका यूज करें। आयुर्वेद थेरेपी में कुछ मेडिसिन है जो बहुत खास है, उनका ही सेवन कर सकते हैं। जैसे कि गिलोय घनवटी, आप लिख लीजिए, गिलोय घनवटी शुगर का बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरा है जम्मू स्वरस, जम्मू स्वरस का प्रयोग पेशेंट को आप करा सकते हैं। इसके अलावा मामज्जक कैप्सूल, लिख लीजिए आप, मामज्जक कैप्सूल, ये आपको इजिली कहीं पर भी मिल सकता है। नेक्स्ट है, इसको हम कहते हैं मधुनाशनी वटी, मधुनाशनी वटी, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। और पेशेंट को यदि कॉन्स्टिपेशन इशू या मेटाबॉलिक इशू रहता है, उस स्थिति में आप प्रयास करें कि इसबगोल है या फिर त्रिफला है उसका आप यूज कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा शरीर में कॉन्स्टिपेशन या मेटाबॉलिक डिस्टर्ब रहता है, आप एलोवेरा रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में एक दो चीज़ें और हैं, वो भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे यदि उसके आँख में ज़्यादा इशू हो रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ आंवले चूर्ण का भी प्रयोग करें, सिर्फ और सिर्फ आंवला चूर्ण। सुबह के समय खाली पेट आप शहद के साथ दे सकते हैं, सादा भी सकते हैं। आंवला अपने आप में बहुत गुणकारी होता है आँखों के लिए। और आप डायरेक्ट आंवला यदि आप रॉ मटेरियल के रूप में ले आते हैं, मतलब कच्चा, उसको आप उसके फल को आप 5 से 6 घंटे पानी में भिगो दीजिए। और बेस्ट मैं कहूँगा कि आप आंवला ले लीजिए, त्रिफला ले लीजिए और बहेड़ा लीजिए, इन तीनों को हल्का सा कूट करके 6 घंटे पानी में मिलाइए। और पानी में मिलाने के बाद उसको 2-3 जालीदार अच्छे सूती के कपड़े से उसको आप छान लीजिए। और छानने के बाद उसकी जो पानी होता है उस पानी को आप, ये जो हिस्सा है उसमें ऐसे करके आप 10 बार लगाएं, आंखों को खोले और बंद करें, फिर 10 बार लगाएं, आंखों को खोले और बंद करें, फिर दाहिने तरफ से 10 बार लगाएं और आंखों को बंद करें। ये उन्हीं को यूज करना है जिनको मैंने आपको पहले कहा है कि शुगर का पहला अटैक आंखों पर जाता है। यदि उनकी आंख की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, उस स्थिति में ही इसका यूज करना है। चिकित्सीय सेशन को यहीं विराम देंगे और आपके प्रश्नों को हम आमंत्रित करते हैं। मेरी आवाज आई होप आप सभी को आ रही होगी। जस्ट मिनट, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ।
यस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। The Bluetooth device is connected successfully. हेलो हाँ बोलिए, आपके सवाल है ना, पूछ सकते हैं। जी, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। ये तो सवाल बहुत शानदार लगा, आपका सेशन बहुत शानदार लगा। मैं आज ज्वाइन हूँ और कंटिन्यू रहूंगी भी अब आपका सेशन में ज्वाइनिंग। पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। जी जी, मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम मुक्ता अग्रवाल, बेलागंज गया बिहार से हूँ। और सर आपको तो मैं मतलब 4-5 साल से लगातार सुन रही हूँ, सीख भी रही हूँ आपसे, कुछ कुछ सीखने का बहुत शानदार। ये शुगर का जो अभी आपने सेशन चलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बहुत शानदार इसमें जानकारी मिली। और लास्ट वीक में आपने बताया, लास्ट में बताया आपने कि शुगर के लिए, आंखों के लिए आंवला, हरा और बहरा 3 चीज ना। जी जी, तो तीनों चीज को 5-6 घंटे रात रात भर फुला के अगर सुबह में धोती कपड़ा से 3-4 लेयर से छान के और लगाए तो ज्यादा बेटर है। ये यूज करना है। जी साथ में आंवला भी आपका पाउडर इंटेक करना है। और आंवला, हरड़, बहेड़े का जो रसायन होता है, पानी को 6 घंटा रखने के बाद उस पानी को 10-10 बार आंखों से लगाया जाता है, जिससे पुपिल और केंद्रीय मसल कोर्निया एक्टिव होते हैं, जो आंख की रोशनी को धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और नेक्स्ट इसका कोई सवाल? जी, थैंक यू सर। ठीक है, आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं।